स्पीडी का 27वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। मुहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितगीन ने शासन किया। इसके शासन काल 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुप्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मुहम्मद गजनी सुप्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के काल में मुहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। मुहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मुहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी। मुहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मुहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। मुहम्मद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मुहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। मुहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। मुहम्मद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मुहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मुहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवारा के शासक पर मुहम्मद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मुहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मुहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मुहम्मद गजनी था। मुहम्मद के सेना में सेबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी तथा फारूकी मुहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। मुहम्मद गौर मुहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मुहम्मद गौरी भारत के विविध प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। तराइन का प्रथम मुहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में चौहान विजयी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी विजयी। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच गौरी विजयी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी।
दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वो विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खा का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली एक कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जितल, एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रजाप्रथा का त्याग व पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुल्लाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों में तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बरहम साहब को बैठा दिया। रजिया की शादी इल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा में पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना की लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। अल्फांसो एक आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। ट्रिकेल गेहूं राई तथा टमाटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रेड डॉट रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाईवैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है। वैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर बी.पी. पाल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पत्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन सर्पोमोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खरे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है,
हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी है तथा भैंस का नाम मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत मुर्गियों पोल्ट्री की एक वायरस न्यू कैसल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिक्स है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाला भेड़ मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनस फैमिलिरिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस बेनिशन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। टॉमबर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को वायरलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चा पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। अमरवेल पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गल्फरों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। कौन होता है? प्रमस्तिष्क। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है।
वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी द्वारा होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से। मेनिंजाइटिस की बीमारी किसकी बीमारी है? तो मस्तिष्क की। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड। चूने का पत्थर की तरह चट्टान है सेडिमेंट्री। चूने का पत्थर सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। किरोसिन मिट्टी का तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? प्रोटीन्स की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। मरकत बनता है बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है बीज से। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। तापमान की प्राथमिक इकाई है केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसका विशिष्ट गुण है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण नेपच्यून। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव है। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? यूकलिप्टस। पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है? अमोनिया। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। आस्फेरिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। फ्रियॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। DDT का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? थोरियम। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन K के द्वारा। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य तापमान कहलाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।